हाय फ्रेंड्स, हिंदी रिकॉर्डेड चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ओम प्रकाश वाल्मीकि एक ऐसे कवि हैं जिनकी दृष्टि समाज के सभी पिछड़े वर्गों के प्रति सूक्ष्म एवं यथार्थ परख रही है। बात युगबोध की प्रवृत्ति की हो या फिर अभिव्यक्ति की कुशलता की, सभी में ओम प्रकाश वाल्मीकि सभी स्तरों पर एक समर्थ कवि के रूप में प्रकट होते हैं। अतः वर्तमान में विशेषकर दलित साहित्य के लिहाज से यदि हम देखते हैं तो ओम प्रकाश वाल्मीकि एक महत्वपूर्ण स्थान पर सहज रूप से स्थापित होते हुए दिखाई देते हैं। उनका जो साहित्य है, स्पेशली दलित साहित्य, उसमें उन्होंने दलितों की हर समस्या को उजागर किया है। बड़े ही सहज भाव से उसकी अभिव्यक्ति उनकी कविताओं में, उनके साहित्य में, उनके नाटकों, कहानियों में, उपन्यासों में देखने को मिलती है। आज के अध्याय में हम ओम प्रकाश वाल्मीकि की काव्य संवेदना पर चर्चा करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपना आज का अध्याय और जानते हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि की काव्य संवेदना। दोस्तों, साहित्य के अंतर्गत किसी भी विधा से जुड़े रचनाकार या फिर साहित्यकार की जो समस्त रचनात्मक गतिविधियां हैं, वो कहीं ना कहीं जो भी उनका देश काल होता है, उनका परिवेश होता है, या फिर जो उनकी स्थितियां होती हैं, उनसे प्रभावित होती हैं। आप किसी भी रचनाकार या किसी भी साहित्यकार की किसी भी विधा को आप पढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ दिखाई दे जाएगी। कवि का व्यक्तित्व अपेक्षाकृत संवेदनशील होता है। कोई भी कवि संवेदनशील होता है, वही संवेदनशीलता उनकी कविताओं में व्यक्त हो पाती है। इसलिए युगबोध का प्रभाव उनकी कविताओं के माध्यम से बेहतर ढंग से अभिव्यक्त होता है। कोई साहित्य का जो कवि होता है, वो कोई भी अपने युग का पूरा बोध हमें आसानी से अपनी कविताओं के माध्यम से करवा सकता है। ओम प्रकाश वाल्मीकि का जो भी काव्य है, संपूर्ण काव्य इससे इतर नहीं है। वास्तव में जब भी हम किसी भी दलित कविताओं को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि महज दलित समाज से जुड़ने के कारण ही इनकी कविताओं का महत्व नहीं है, बल्कि वो इस अर्थ में महत्वपूर्ण है कि ये कविताएं सामाजिक सरोकारों से जुड़ने के लिए और जो भी सामंतवादी व्यवस्था है उससे सीधे तौर पर हमें टकराती हुई दिखाई देती हैं। जितनी भी ओम प्रकाश वाल्मीकि की कविताएं हैं, ओम प्रकाश वाल्मीकि की अधिकांश कविताएं इसी शोषक मूलक तंत्र पर प्रहार करती हुई प्रतीत होती हैं। दोस्तों, जब भी हम ओम प्रकाश वाल्मीकि की कोई कविता पढ़ते हैं तो हमें उनके दलित समाज से जुड़ाव जो है वो स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, क्योंकि ये स्वाभाविक ही है। क्योंकि वर्तमान में स्वतंत्रता प्राप्ति के लंबे अंतराल के बाद भी जो हमारा परिवेश है, उसमें कुछ रूढ़िगत मान्यताएं आज भी जीवित हैं। आज भी दलितों को कुछ बहुत सी जगहों पर हे दृष्टि से देखा जाता है और इसी यथार्थ परखता एवं संताप का चित्रण वे अपनी कविताओं के माध्यम से करते हैं। इनका एक प्रमुख काव्य संकलन है जिसका नाम ही सदियों का संताप, यानी कि उन्होंने जो सदियों से दुख सहा है उसके नाम से है। नाम से ही हम समझ सकते हैं कि इस कविता में लंबे समय से चली आ रही सामंतवादी व्यवस्था द्वारा शोषित वर्ग को कितना प्रताड़ित किया गया होगा। दलित समाज हमेशा से शोषक वर्ग द्वारा प्रताड़ित होता ही है। यद्यपि ओम प्रकाश वाल्मीकि का लेखन क्षेत्र व्यापक है, हमें पता है कि उन्होंने साहित्य की विविध विधाओं जैसे कहानी, कविता एवं आत्मकथा में भी अपना पर्याप्त लेखन दिया है, लेकिन इनकी जो भी संवेदनशीलता है वो सर्वाधिक कुशल स्तर पर आप कविताओं में अधिक देखने को मिलती है, क्योंकि ये खुद ही एक संवेदनशील व्यक्तित्व के मालिक थे। मूलतः उनकी कविताओं के जरिए ही उनकी काव्य संवेदनाओं के मूल बिंदुओं की तलाश की जा सकती है। आप उनकी काव्य संवेदनाओं को समझना चाहते हैं तो आपको उनकी कविताओं को समझना होगा। जब वे सामाजिक यथार्थ की अभिव्यक्ति करते हुए ठाकुर का कुआं जैसी कविताएं लिखते हैं, आप ठाकुर का कुआं कविता पढ़िए तो आपको इनका दायित्व जो बोध है वो बहुत ही श्रेष्ठ अर्थों में दिखाई देगा। इतनी अच्छी कविता है। आगे के अध्याय में हम ठाकुर का कुआं कविता की व्याख्या और उसके विषय में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। दोस्तों, आज़ादी के बाद भी आज़ादी ना मिलने की जो कसक है वो इस कविता में स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। कुछ इसी तरह का बोध जब हम प्रेमचंद की कहानी ठाकुर का कुआं पढ़ते हैं तो उसमें भी दिखाई देता है। लेकिन यदि हम देखते हैं तो इन दोनों के रचना काल में लंबी समय अवधि का अंतराल है, लेकिन प्रभाव एवं संवेदना के स्तर पर ये दोनों ही
एक जैसी प्रतीत होती हैं। वास्तव में इस दुखद पहलू को कविता के जरिए ओम प्रकाश वाल्मीकि अधिक संवेदनशीलता के साथ प्रस्तुत करते हैं। दोस्तों, जब भी हम किसी शोषक वर्ग की चर्चा करते हैं तो उनकी कविता उन्हें डर है कि मूल अंतर्वस्तु भी कहीं ना कहीं इसी पहलू को उजागर करती हुई प्रतीत होती है। इसमें पूंजीपतियों द्वारा लंबे समय से चली आ रही शोषण की परंपरा को दर्शाया गया है। वास्तव में दलितों के प्रति जिस अमानवीयता या भेदभाव का व्यवहार किया जा रहा है उसके प्रति कवि पूरी तरह सजग दिखाई देते हैं। इसी वजह से कहीं कहीं उनके काव्य में चेतना का स्वर भी दिखाई देता है। वो पीड़ितों की, दलितों की जो समस्याएं हैं उनकी जो आवाज़ है वो तो उठाते हैं, साथ में वो चेतना का स्वर भी उनकी कविताओं में दिखाई देता है। उनकी चोर कविता है, उसमें कुछ पंक्तियां मैं आपको पढ़कर सुनाती हूँ। आग में तपकर लोहा नरम पड़ जाता है, आग में तपकर लोहा नरम पड़ जाता है, ढल जाता है मनचाहे आकार में हथौड़े की चोट से। एक तुम हो जिस पर किसी चोट का असर नहीं होता। दोस्तों, इनकी किसी भी कविता की कोई भी पंक्ति आप पढ़िए, आपके दिल को अंदर तक वो छूने में कामयाब हो जाएंगी। साफ तौर पर अब देख लीजिएगा आप यहाँ पर कि कवि ने प्रतीकात्मक अर्थों में शोषक और शोषित दोनों वर्ग का इन पंक्तियों में चित्रण आपको दिखेगा एवं एक प्रकार की चेतना उत्पन्न करने का भी कवि ने प्रयास किया है। ऐसे ही दलितों के दुखद पहलू एवं उनकी बेबसी का चित्रण वे अपनी कविता युग चेतना के माध्यम से करते हैं। मैं खटता खेतों में फिर भी भूखा हूँ, निर्माता मैं महलों का फिर भी निष्कासित प्रताड़ित हूँ। एक किसान खेतों में कितनी मेहनत करता है, आग में तपते हुए वो हमारे लिए अनाज उगाता है, और जो ये मजदूर हैं जो हमारे लिए घर बनाते हैं, किसान हमेशा भूखा सोता है, मजदूर हमारे लिए जो घर बनाते हैं वो समाज से निष्कासित है, प्रताड़ित हैं, उनको प्रताड़ित किया जाता है। उनके रहने के लिए कोठरी से भी नहीं होती, झोपड़ी ही नहीं होती। जाहिर है यहाँ कवि ने उसी प्रताड़ना के दंश को दिखाने का प्रयास किया है जो कि इन्हें सदियों से मिलते आ रहे हैं। किस तरह से समाज एक वर्ग के द्वारा दूसरे वर्ग के प्रति अमानवीयता एवं बर्बरता का भाव व्याप्त है, ये देखिएगा। उनकी व्यथा को कवि ने युग चेतना के माध्यम से कुशलतम रूप से अभिव्यक्त किया है कि किस प्रकार एक शोषक वर्ग शोषितों को शोषित करता रहता है। दोस्तों, जब बात कवि की काव्य संवेदना के संदर्भ में हो तो कवि द्वारा उल्लिखित अन्य विषयों पर भी चर्चा करना जरूरी है। यद्यपि उन्होंने अपनी अधिकांश कविताएं सामाजिक जीवन मूल्यों को ही आधार बनाकर लिखी हैं, इनके अतिरिक्त भी उन्होंने जाति एवं वर्ग संबंधी विषयों को भी अपनी कविता के माध्यम से प्रस्तुत किया है। दोस्तों, जो ये जाति व्यवस्था है यही मानवीयता के कितने विभत्स एवं अमानवीय रूप को उजागर करती है। यदि ये जाति व्यवस्था नहीं होती तो शायद समाज का इतना बुरा हाल नहीं होता। वर्तमान में भी महज जाति के आधार पर ही दलितों को कितने अपमानजनक व्यवहार का सामना करना पड़ता है। अतएव यहाँ पर कवि का समाज के इस पक्ष पर भी ध्यान आकर्षित हुआ है। निर्विवाद रूप से यह आज के भारतीय समाज का एक कटु यथार्थ है जिससे निजात पाने की कवि कवायद करता दिखाई देता है। कहीं ना कहीं यह भी महत्वपूर्ण है कि संपूर्ण दलित साहित्य की विद्रोह के स्वर पार्श्व में जो पीछे में सामाजिक भेदभाव और जाति व्यवस्था शुरू से चली आ रही है वही है। दोस्तों, इसलिए वर्तमान दलित साहित्य निरंतर शिक्षा को महत्व प्रदान कर समता मूलक समाज की स्थापना करना चाहता है। आज का कोई भी दलित साहित्य आप उठाकर देखिए, उसमें शिक्षा के महत्व को दर्शाया गया है, और यही वजह है कि वो ओम प्रकाश वाल्मीकि का काव्य और विषयों पर भी, अन्य विषयों पर भी हमारा ध्यान आकर्षित करता है। जैसे कि आज के समाज में जो नारी संबंधित मूल्य है उन पर उनकी पैनी नज़र है। सदियों से जो दलित नारी है उसकी स्थिति तो और भी अधिक खराब है, वो कितनी दुर्बल है, पिछड़ी हुई है, उसी का चित्रण उन्होंने अपनी कविता झाड़ू वाली के माध्यम से किया। अपने मूल अर्थों में यह कविता स्पष्ट यही बयां करती है कि जो एक दलित स्त्री है उसे सिर्फ कर्म अपने करने हैं, उसका अपना कोई बोध नहीं है, उसकी कोई अपना अस्तित्व नहीं है। निश्चित रूप से ओम प्रकाश वाल्मीकि की यह कविता यथार्थ परकता को सही अर्थों में दर्शाती है।
दलित नारी की जो सच में स्थिति है उसको ये कविता दिखाती है। अपनी उनकी एक कविता ज्वालामुखी के माध्यम से कवि ने सुखी और शोषक वर्ग है उसको व्यंग्यात्मकता के साथ प्रस्तुत किया है। जैसे मैं कुछ पंक्तियां पढ़ती हूँ। जिस रास्ते चलकर तुम पहुँचे हो इस धरती पर, जिस रास्ते चलकर तुम पहुँचे हो इस धरती पर, उसी रास्ते चलकर आया मैं भी। फिर तुम्हारा कद इतना ऊंचा कि आसमान छू लेते हो आसानी से, और मेरा कद इतना छोटा कि मैं छू नहीं सकता जमीन भी। कितनी गहरी वेदना है इसमें दोस्तों कि हर मनुष्य एक ही तरीके से इस दुनिया में आता है। फिर ऐसा क्या है कि जो ये शोषक वर्ग, सामंतवादी वर्ग है, ये इतना ऊंचा कैसे हो गया कि वो चाहे जो कुछ करे, आसमान को छुए, उसके अलावा कुछ भी कर सकता है। और जो ये जाति व्यवस्था के आधार पर जो ये शोषित वर्ग है, दलित वर्ग है, ये ऐसा क्योंकि ये बेचारे हर चीज़ के लिए तरसते थे। आज के समाज में फिर भी बहुत परिवर्तन आया है, लेकिन पहले तो दलितों को इंसान ही समझा नहीं जाता था। दोस्तों, इन पंक्तियों में कवि की वेदना की समर्थ अभिव्यक्ति दिखाई देती है। पूंजीपतियों और सामंती व्यवस्था के पोषकों पर कवि जुगनू शीर्षक कविता के माध्यम से करारा प्रहार करते हैं। वो कहते हैं कि रोशनी के खरीदार एक दिन छीन लेंगे जुगनू से। क्या कहते हैं? रोशनी के खरीदार एक दिन छीन लेंगे जुगनू से, उसकी यह छवि सी चमक भी बंद कर देंगे तिजोरी में, कर लेंगे तिजोरी में। यानी कि जुगनू की चमक को भी वो तिजोरी में बंद कर सकते हैं, जो बेची जाएगी फिर बाजार में ऊंचे दामों पर, संस्कृति का लोगो चिपका कर। कितनी गहरी बात है इन पंक्तियों में। दोस्तों, जो भी ये तमाम कविताएं हैं वो खंडित हो रही मानवता एवं व्यवस्था की खामियों को उजागर करती दिखाई देती हैं। अतएव ऐसे में कवि बदहाल सामाजिक व्यवस्था की बीमार जड़ों को उजागर कर शोषित वर्ग में भी एक प्रकार से चेतना जागृत करने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, ये हमने आज के अध्याय में ओम प्रकाश वाल्मीकि की काव्य संवेदना पर चर्चा की। आगे के अध्याय में हम इन्हीं ओम प्रकाश वाल्मीकि की घुसपैठिए कहानी की मूल संवेदना और उसी के और भी अलग अलग विषयों पर चर्चा करेंगे। लेकिन दोस्तों, उनको सुनने के लिए आपको मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा। साथ ही दोस्तों, हिंदी भाषा से संबंधित कोई भी प्रश्न आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं शीघ्र ही उसका उत्तर देने की कोशिश करूंगी। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।